So you want to start anything, you want to start your career, you want to make money, you want to be wealthy, you want to enjoy a good relationship, you want to get rid of your disease and you want to be healthy, or whatever you want to change in your life from PS to DS, from present state to desired state. You want to enjoy this journey and you want to enjoy, or you want to engage your subconscious mind. Your first thing is that you should let your subconscious mind know the pleasures or the pains, and these pains should look real to your subconscious mind. जहां पर आपका सबकॉन्शियस माइंड को फीलिंग्स पड़ी हुई हैं, उसी जगह पेन और प्लेजर जोड़ेंगे. जिन लोगों के साथ वो आपका सबकॉन्शियस माइंड पेन और गेन्स को देखता है, उन्हीं लोगों को पेन्स और गेन्स के साथ जोड़ना शुरू करेंगे. मैंने एक आदमी से मैंने पूछा कि हाउ यू डिड इट, जो भी आपने किया, मैं पूरा नहीं बताऊंगा. उसने कहा सर आपने एक बार मुझे बोला था पेन्स और गेन्स के बाद. गेन्स तो लाइफ में हैं, पर मैंने एक ऐसा पेन साथ में जोड़ लिया है जिससे मैं हमेशा अवॉइड करवाता हूं. वो ये था कि मैंने ये देख लिया कि इन केस आई डू दिस थिंग और इन केस आई टेक माई लाइफ दैट वे, तो मैं ये देख रहा हूं कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं अपनी लाइफ में, तो मैं ये देख पा रहा हूं कि माई मदर whom I love a lot, जिसके बगैर मैं अपने लाइफ को देख नहीं पा रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि मेरी मदर ने किसी अखबार में ये लिख दिया है कि मेरा बेटा अब अच्छा नहीं रहा और मैं उससे अपना संबंध विच्छेद कर रही हूं. और मैंने इस अखबार को अपनी ही इमेजिनेशन में पढ़ भी लिया है, और मेरे लिए इतना पेनफुल हो गया दैट इट रिमाइंड्स मी नॉट टू टेक सर्टेन स्टेप्स. सो एवरी टाइम इट रिमाइंड्स मी, it takes me to closer to my mother and it takes me away from that particular thing. Create such type of pain. This is called emotional pain. उसने कहा कि अगर मैं ये कर रहा हूं तो मैं ये भी देख रहा हूं. रोज अगर मैं जब पढ़ता हूं अखबारों में और लिखा होता है कि मैं अपने बेटे से अपने रिलेशन को तोड़ रहा हूं, तो मैं कितना पेनफुल होगा एक बाप के लिए जब वो लिख रहा होगा इस सेंटेंस को. एक माँ के लिए कितना पेनफुल होगा कि उसने लास्ट में जाकर लिखा होगा दैट बिकॉज ऑफ दिस आई एम डिसोसिएटिंग फ्रॉम माय सन. तो इस पेन को मैं आज ही देख लेता हूं, और इस पेन को देखकर मैं ये सोचूंगा कि इससे लिखने से पहले तो अच्छा ये है कि मैं आई थ्रो माई सेल्फ बिफोर अ ट्रेन. सो ये पेन मुझे अवॉइड कर लेता है, ये पेन मुझे अवॉइड करवा देता है उस एक्शन के लिए या उस चीजों के लिए, उस हैबिट के लिए. So you can create the emotional threshold. और emotional threshold दो तरह की होगी. एक जिससे आप you want to run away from it. You are not inviting it. Rather you are running from it. You are repulsive. Means you want to avoid it. And to avoid it you can do anything. जब मैं एक बताऊंगा आपको, there are certain threats in your life. जब मैं पर्सनल ऑडिट करवाऊंगा आपको, अभी तक तो आपने बहुत सारा ऑडिट किया अपने पैसे का, पर कभी अपनी लाइफ का ऑडिट किया है? कल में या परसों में आपको बताऊंगा, इसमें लिखा हुआ टॉपिक वो पर्सनल ऑडिट. व्हाट आई वांट एंड आई डोंट हैव, व्हाट आई डोंट हैव बट आई वांट, आई डोंट वांट एंड आई डोंट हैव, आई डोंट वांट बट आई हैव. ये चार चीजें हैं आपकी लाइफ में. इनको किस तरह से ऑडिट करें, इन थ्रेट्स को पहले से ही अगर हम देख लें तो हम कभी भी उन चीजों में नहीं जाएंगे. जब आप कॉर्बेट नेशनल पार्क में जाते हैं या आप किसी सेंचुरी में जाते हैं जहाँ लायंस हैं, टाइगर्स हैं, तो इस थ्रेट का आपको पता है ना पहले ही. When you know the threat, you insulate yourself, yes or no? You are creating your awareness and you insulate yourself कि नहीं वहां पर ये भी खतरा है, तो मुझे इस तरह से बचना है, मुझे अपनी फैमिली को ऐसे लेके जाना है. आप कभी ये नहीं कहेंगे चलो ऐसे घूमने चलते हैं, ईश्वर हमारे साथ, ठीक है ना, तो ईश्वर रहेगा ना, गाइड साथ में रहेगा वहां. आप क्या करते हैं, आप एक ऐसी गाड़ी में जाते हैं जहां पर आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है ना. अनकॉन्शियस ही आपको याद दिला रहा है, सब कॉन्शियस तो आपको तरीके बता देता है कि ये तरीके मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं. मेरी अवेयरनेस में ये 5 तरीके हैं कि मैं हाथी के ऊपर बैठूं, लेकिन हाथी अवेयरनेस नहीं है तो कॉन्शियस माइंड कहेगा कि आप इस तरह की जीप लीजिए, ये भी नहीं है, फिर वो कहता है अपने होटल में बैठिए आराम से, राइट, बिकॉज पेन इज विजिबल टू यू. सो जो कॉम्बिनेशन है आपका कॉन्शियस अनकॉन्शियस का,
ये पहले पता, तो थ्रेट्स तो आपको पता होनी चाहिए। अगर थ्रेट ही नहीं पता तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं सर हम जंगल में जाते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। हमेशा याद रखिएगा, ये लोगों के बहुत सारे लोगों को पैसा कमाने में भी ये एक थॉट आता है, जो होगा देखा जाएगा। सर करके देखते हैं ना, बिल्कुल करके देखिए, लेकिन पहले प्लान भी करिएगा। और प्लान करने के लिए यहाँ कुछ एक पॉइंट से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो पहली चीज यह है कि हमारे पास यहाँ पर वाई होना चाहिए। यस और नो? इस चीज को समझ गए आप? अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हो, और नहीं आई तो फिर आप उसी तरह से रहेंगे जैसे चल रही है गाड़ी, बिकॉज आप लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ पर हैं अभी भी, और वो 1 घंटा हम नहीं देते कई बार। वो दूसरी बात है, मैंने कई बार कई घंटे लोगों को देखा है कि वो टिकट लेते हैं किसी मूवी का और घंटों लोग वेट करते हैं पहले तो, कि अभी मूवी कब शुरू होगी, कि जी 2 बजे शुरू होगी। अब क्या हुआ जी, अभी तो 1 ही बजा है, लेकिन पहले एक टिकट लेना जरूर था, ले ली, अब 1 घंटा तो वेट कर रहे हैं। अब वो 2.5 घंटे उस मूवी में बैठेंगे, 3.5 घंटे काम खत्म कर लेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि 1 घंटा, बिकॉज ये लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ है। मूवी देखना तो आप मूवी देखेंगे, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस तोड़ को फेस करना पड़ेगा। आपका माइंड ढूंढ रहा है पेन, आपको नहीं मिला, ढूंढो और ढूंढो और ढूंढो और ढूंढो, जब तक आप नहीं उठेंगे, जब तक आप 50 पेन नहीं जोड़ेंगे, और वो पेन आपके रियल होने चाहिए। और प्लेजर्स भी जोड़िए। आप प्लेजर्स जोड़ते हुए मैं कह रहा हूं डर जाएंगे। मैं कह रहा था ना कि मैं किसी के साथ प्लेजर की बात शो कर रहा था। मैंने कहा जब आपके पास पैसे होंगे, सर ये 10 ही तो प्लेजर है। मैंने कहा 11 लिखो, इसमें लिखो जब आपके पास अनलिमिटेड वेल्थ होगी, यू विल ओपन अ फिल्म कंपनी ऑल्सो। अरे सर उसे कौन संभालेगा? सांस चढ़ गया। यानी कि यू आर बर्डन्ड विद योर सक्सेस। सोचो कि आपकी एंजाइटी कहां से आ रही? आपकी सक्सेस से। और यह सही बात है कि अधिकांश लोग अपनी सफलता के डर की वजह से आगे नहीं बढ़ते। इसे कौन संभालेगा इतने बड़े एम्पायर को? कल बच्चे लड़ेंगे, इसके ऊपर कब्जा किसी ने कर लिया तो बिना मतलब कोर्ट में जाना पड़ेगा, कौन इसे संभालेगा? और ये सारी चीजें वो पहले ही देख के कहता है ये अपना 1 BHK और एक नीचे पार्किंग काफी है। क्योंकि सक्सेस भी तो पेन दे सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं आपको सक्सेस ही पेन दे रही हो, और अगर ऐसा है तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। यानी कि आप सक्सेस के लिए ही तैयार नहीं है, और फिर आप ये कहते हैं मैं असफलता भी नहीं चाहता हूं, और सक्सेस के लिए आप तैयार नहीं है। फिर आप कहां जा रहे हैं? बीच में जा रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा दुविधापूर्ण है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो और भी ज्यादा दुविधापूर्ण है, बिकॉज वो इधर रहना नहीं चाहता और उधर जाने का उसके पास कोई मीनिंग नहीं है। ना वो इधर जा रहा है ना इधर रह रहा है। कम से कम एक लोवेस्ट मिडिल क्लास वाले को तो पता है यार ऐसी ही कटेगी, तो वो तो आप आराम से खुश है, उसकी कोई इकोलॉजी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब हम क्या करें? तो सबसे पहले अपने पेन और गेन्स की लिस्ट बनाएं। एक दिन के लिए सोचें कि आज आप अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट लिखने जा रहे हो, जो लाइफ स्क्रिप्ट अगली 3 जनरेशन तक चलेगी। सोचिए कि 3 घंटे की मूवी के लिए कितने दिनों तक एक स्क्रिप्ट को ठीक किया जाता है, कितने लोग लगते हैं, और उन 3 घंटों की मूवी के लिए 5 डायलॉग 10 डायलॉग टोटल नहीं होते जिनको आप याद करते हैं। और उसकी स्क्रिप्ट बनाने के लिए 2.5 घंटे की मूवी के लिए 6 महीने 8 महीने वेट करना पड़ता है। लोग लगे होते हैं। यस और नो? और मैं कह रहा हूं कि आपकी 3 जनरेशन की स्क्रिप्ट आज आप लिखने जा रहे हो, तो क्या एक दिन भी नहीं दोगे? क्या एक दिन डिजर्व नहीं करता है कि आपका मोबाइल बंद रहे? क्या ऐसा नहीं डिजर्व करता है कि आप एक कम से कम एक बड़ा सा नोटबुक लेकर रखें 150 पेज का, और आज लिख डालें 3 जनरेशन की स्क्रिप्ट? ये लिखी जा सकती है। And once you write it, I assure you, when you do not dream, you do not know what is beyond your dreams. जब आप ड्रीम ही नहीं देखते, आपको यही नहीं पता इन ड्रीम्स के पीछे क्या छुपा था। हरिवंश राय बच्चन की एक लाइन है, स्वप्न 2 तो सत्य 200। 2 सपने देखिए, सच 200 होते हैं। एक सपना देखा था आपने कि आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, और आपने जिम ज्वाइन कर लिया, और उसी दिन वहां पर आपकी एक फ्रेंडशिप होगी, और जिसके साथ आप अब पार्टनर है।
कभी आपने सोचा था कि ये कहाँ से हो गया? बिकॉज आपने एक ड्रीम देखा था और पार्टनरशिप करके जो आपने बिजनेस बड़ा किया, वहां से आपने जो 1000 लोगों के साथ कांटेक्ट बनाए, वो स्वप्न है। तो एक स्वप्न, दो तो सत्य 200, 2 सपने देखिए, 200 सच होने जा रहे हैं। और इन्हें सपनों को पूरा करने के लिए फिर यहां पर माइंड को अगर एंगेज करना चाहते हैं तो कुछ एक पैरामीटर्स हैं, राइट? इन पैरामीटर्स की हमें बात करनी होगी। माइंड अपने पैरामीटर्स पर पूरा करेगा, यानी कि एरोप्लेन को अपने पैरामीटर्स को पूरा करने के बाद ही एरोप्लेन उड़ेगा, नहीं तो नहीं उड़ेगा। आप कितने भी इंटेलिजेंट और दिल के बहुत अच्छे पायलट हो सकते हैं, प्लेन को इससे कोई मतलब नहीं है। आप ये कहने लगे नहीं सर, मैं देखिए मैं रोज पूजा पाठ करता हूं, मैं दिल का बहुत अच्छा हूं, रिलीजियस आदमी हूं, तो तुम मुझसे अच्छा उड़ो। वो कहेगा नहीं, जो उड़ाना जानता उसके द्वारा अच्छा उड़ूंगा। नहीं सर, लेकिन मैं एक अच्छा ट्रेनर हूं, मेरा नाम राम वर्मा है, लोगों की भलाई चाहता हूं, तो प्लेन बाबू मैं तुम्हें आज उड़ाऊंगा। वो कहता नहीं, मैं तुम्हें ठोकूंगा, मैं नहीं उड़ूंगा। इज दैट राइट? सो दिल का अच्छा होना अलग बात है और रेलेवेंट होना अलग बात है। सो ये रेलेवेंट पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए। जानना चाहेंगे? जब भी आप अपने सबकॉन्शियस को आउटकम के साथ जोड़ना चाहते हैं, और ये आउटकम है जो आपका डिजायर्ड स्टेट है, इस डिजायर्ड स्टेट के साथ अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो पहली चीज ये है कि पहला पैरामीटर है कि आपका आउटकम शुड बी पॉजिटिव। योर आउटकम शुड बी पॉजिटिव। कई बार हम एक ऐसे माहौल में रहते हैं लाइफ में कि हम बनाना शुरू कर देते हैं ऐसे आउटकम को जो होते ही नहीं, और हम सिर्फ अपने पेन्स को अवॉइड करने के ही आउटकम बनाते हैं। मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं, मैं गरीब नहीं रहना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे काम करें, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे किसी की नौकरी करें, मैं नहीं चाहता कि मैं एक छोटे घर में रहूं। अब तक ये नहीं बताया कि करूं क्या। और हम सिर्फ और सिर्फ उन आउटकम को आउटकम मान लेते हैं जो होते नहीं हैं। तो एनएलपी में यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को सबसे पहले आउटकम पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव का क्या मीनिंग है, सिंपल समझिएगा। कोई भी एक सेंटेंस बोल के देख, मैं आपको बोलूंगा और आप इमीडिएटली देखेंगे किस चीज की पिक्चर बन रही है। या तो वो किसी चीज को गेन करना चाहता है या किसी चीज से छुटकारा पाना चाहता है। दो ही गोल्स होते हैं लाइफ में, या तो किसी गेन को लेना चाहता है या किसी पेन को अवॉइड करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मोटापा घटाना चाहता हूं, पिक्चर किसकी बन गई? ओबेसिटी की। यस और नो? मैं उड़ाना चाहता हूं, यानी कि पहली पिक्चर माइंड ने किसकी पकड़ ली है? मोटापे की। और हमारा माइंड विजुअल माइंड है, और इमीडिएटली वो अब मोटापे के लिए काम करेगा। उसे ये नहीं पता कि मुझे नहीं चाहिए ये, क्योंकि चाहिए नहीं तो फिर आपने पिक्चर क्यों बनाई है? ज्यादातर स्मोकर्स को ये नहीं मालूम है कि मैं सिगरेट, वो एक ही बात कहते हैं मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं, कभी उनको ये नहीं पता मैं पाना क्या चाहता हूं। Every alcoholic wants to give up his alcohol, but he doesn't know what he wants to gain. Give up और gain में तो दोनों में बहुत फर्क है। मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं और मैं क्या पाना चाहता हूं ये क्लियर नहीं है, तो फिर माइंड को तो पाने से वो रिलेट करेगा। सिगरेट जब आप छोड़ना चाहते हैं तो सिगरेट की फोटो भी दिखाई दे रही है। सो आपका आउटकम होना चाहिए, अगर मैं कहूं मैं गरीब नहीं रहना चाहता तो ये आउटकम नेगेटिव है, ये नहीं चलेगा। इसकी जगह ये आउटकम होगा कि मैं अमीर बनना चाहता हूं। यस और नो? लेकिन गड़बड़ ये है कि दूसरा आउटकम इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही उस आदमी ने कहा आई वांट टू बिकम रिच, आई वांट टू बिकम वेल्दी, जो कमांड भी मैं दे रहा था उस कमांड को अब और अच्छी तरह से बनाएंगे। जब तक आप कल तक आएंगे तो उस कमांड में एक नई चीज होगी, और वो होगी दैट आवर आउटकम शुड बी स्पेसिफिक। आउटकम शुड बी स्पेसिफिक। What do you mean by specific? Simply, क्यों चाहिए स्पेसिफिक? इसलिए चाहिए कि क्योंकि आपकी पर्टिकुलर एक चीज से फीलिंग आ रही है, तो ऐसा ना हो वो फीलिंग किसी भी और चीज से रिप्लेस ना हो जाए। हम रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? अगर मैं अपने स्पाउस की, अपनी वाइफ की से आने वाली फीलिंग को कहीं और से ले रहा हूं, तो वो फिर फीलिंग रिप्लेसेबल हो रही है। कहीं से कितनी भी मुझे फीलिंग आए, लेकिन उससे ना दूर हो। इसलिए स्पेसिफिक होना जरूरी है। यस और नो?
अगर मैं कहता हूं आई वॉन्ट टू बी रिच, और कल आपने मुझे कह दिया कि वर्मा जी ये 10 लाख रुपए रख लो एक दिन के लिए, मैं कल आके होटल से ले लूंगा, उस वक्त मेरी फीलिंग क्या है? आई एम रिच एनफ। और जो फीलिंग बनी थी पूरे लाइफ को बदलने के लिए, वो ऑलरेडी एड्रेस हो चुकी है। मीन्स यू हैव ऑलरेडी रीच्ड द प्लेस वेयर यू वांटेड टू रीच। नाउ योर माइंड सेज नाउ व्हाई टू ट्राई व्हेन यू हैव ऑलरेडी रीच्ड द डेस्टिनेशन? यस और नो? सो इसका मतलब है कि आपकी फीलिंग रिप्लेसेबल है। अरे सोच चीजें रखिए आप, लेकिन उस फीलिंग को रिप्लेस ना होने दीजिए, क्योंकि वंस दिस फीलिंग इज रिप्लेस्ड, दैट गोल, दैट पर्सन, दैट रिलेशनशिप इज रिप्लेस्ड। यह समझने की बात है। जब आपने कहा आई वांट टू बी रिच, गोल तो आपका पॉजिटिव है बट स्पेसिफिक नहीं है, बिकॉज रिचनेस की आपको कब फीलिंग आ जाए? किसी दिन आपको जरूरत थी, यार किसी तरह से मुझे पास 5,000 रुपए हो, इस वक्त बच्चे की फीस जमा करनी है, नहीं है यार अभी, और टक से आपको 10,000 रुपए मैंने दे दिए, एक आपके फ्रेंड ने दे दिए। उस टाइम व्हाट विल यू फील? नाउ एट दैट टाइम योर माइंड नोज दैट यू आर रिच एनफ, बिकॉज जितने चाहिए तो उसका डबल है, and you have already gained those feelings, and those feelings are no more starving to get the success because they have already been addressed. इसका मतलब ये फीलिंग कहां से पूरी होनी चाहिए? एक पर्टिकुलर अमाउंट से। इसीलिए कहते हैं कि वो पर्टिकुलर जो आउटकम है इट शुड बी स्पेसिफिक, कि इस साल मुझे अमीर बनना है, बट स्पेसिफिक क्या है? और अगर आप देखेंगे कि हम ज्यादातर लाइफ में जितने भी हमारे गोल हैं वो अनस्पेसिफिक बोलते हैं। मुझे रिश्तों में मधुरता चाहिए, एक मधु आ गई, अब रता की इंतजार है, क्योंकि क्लियरिटी कुछ नहीं है। मधुरता का मीनिंग क्या है? कि सर जिस दिन हम आराम से लड़े, यह भी मधुरता है अगर आप जोर जोर से लड़ते हैं तो। समझने की कोशिश करिएगा, यह हंसी की बात जरूर लग रही है, लेकिन मधुरता तो सबके लिए अलग अलग है। यानी कि नथिंग इज स्पेसिफिक। सर मैं सेहत बनाना चाहता हूं, मैं स्लिम होना चाहता हूं, और एक आदमी ने कहा सर मैं तो स्लिम अपने आप को मान लेता हूं, क्योंकि एवरी डे आई मीट माई 5 बेस्ट फ्रेंड्स हु आर मोर ओबीस देन मी, सो एवरी डे आई गेट ए फीलिंग दैट आई एम द स्लिमेस्ट पर्सन। तो मेरी फीलिंग तो पूरी हो चुकी। मेरे बैच में ही बोला था किसी ने, किसी बैच में, मैंने कहा बिल्कुल एग्जैक्टली। इसीलिए ये गोल जो है बेकार है। अब आपको पता होना चाहिए कि कितना अमाउंट आपको चाहिए। हाउ मच अमाउंट डू यू थिंक इज योर आउटकम फॉर दिस ईयर? नंबर 1, कहां कमाना है? मुंबई में, दिल्ली में? किसके साथ कमाना है? कौन लोग आपके साथ होंगे? किस वक्त होंगे? जब आपको यही क्लियर नहीं है तो माइंड आपको वो ढूंढेगा कहां से? आपको यही क्लियर नहीं कि सिटी में जाएं और आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर लड़ रहे हैं, आप विंडो पर, मुझे टिकट चाहिए, वो कह रहा है बताओ कहां का देना? हाँ रांची का नहीं चाहिए। और याद आ गया, वर्मा जी ने कहा था स्पेसिफिक होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ भैया किसी एक अच्छे से सिटी का टिकट दे दो। भैया किस जगह का? वो सिटी जहां पर मधुरता हो, जहां पर सूरज निकलता हो, पानी अच्छा आता हो, जहां के लोग अच्छे हों। अब तक कुछ बताया आपने, और आप जिंदगी भर उस टिकट देने वाले आदमी से लड़ते रहिएगा। बिल्कुल ऐसे ही हम अपने माइंड के साथ कर रहे हैं। जब आप ये कह रहे हैं आई वॉन्ट टू बी रिच, ये पॉजिटिव जरूर है बट ये स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक में है हाउ मच, कितना चाहिए, कब चाहिए, कहां चाहिए, किसके साथ चाहिए, विद whom। आपको टीम भी पता हो, और किसके लिए चाहिए वो तो वाई में आ गया। यस और नो? आउटकम का चैप्टर पूरा करने के लिए आप सबको सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा लगेगा घर पे, लेकिन वो 1.5 घंटा कभी कभी नहीं आता पूरी लाइफ। वाई ढूंढने में 1 घंटा लगेगा और आधा घंटा यहां पर लगेगा, और उस आधे घंटे में भी मैं जो बड़ा काम है वो मैं करा रहूंगा। वाई आपका होगा क्योंकि मैं जो आपके बच्चों को नहीं जानता, पेरेंट्स को नहीं जानता, उनके साथ आपके रिश्ते कैसे ये नहीं जानता, नहीं तो मैं सभी बनवा देता।
लेकिन इसमें कई चीजें हैं जहां पर मैं आपकी खुद हेल्प करूंगा। अभी इकोलॉजी और आइडेंटिटी पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं करूंगा, आप थोड़ा सा काम आप कर लीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये चीजें बहुत सिंपल हैं और ये चीजें हम ये मान लेते हैं कि जीवन भर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी का ट्यूशन लगाकर जिंदगी को आगे बढ़ाते रहते हैं। बाकी लोगों के लिए लाइन में लग जाएंगे हम 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन अपना वाई क्लियर नहीं करते। लाइफ लॉन्ग वाई आई नीड अ टर्न्ड बॉडी, why I need this wonderful weight, why I need this wonderful parameters of my sugar, why I need this much amount of money, why I need this type of relationship, why I need this type of book to read, यही नहीं मालूम। So your outcome should be specific, that I want to reach Ranchi, I want to reach Jamshedpur, I want to reach Bhopal, I want to reach Hyderabad। अब आपको टिकट मिलेगा, अब आपकी तय होगी कि ट्रेन कौन सी होगी। इससे पहले आप ये कह रहे कि नहीं, देखते हैं कौन सी ट्रेन में बैठते हैं, देखते हैं वो कहां जाती है। 3 दिन बाद आप चले गए गुवाहाटी, अरे यहां नहीं आना था, एक नई ट्रेन पकड़ते हैं। और ये ट्रेन की जर्नी लगातार चलती रहती है आम आदमी की लाइफ में। और एक खास आदमी पहले तय करेगा मुझे जाना कहां है और क्यों जाना है, इतना सा खास काम है बस। और आप कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं भी यही कह रहा हूं। तीसरी चीज, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एंगेज करना चाहते हैं कि वो आपको अमीर बनाने में आपकी हेल्प करे, आपको वेल्थ कमाने में आपकी हेल्प करे, आप लगातार पैसे को अपनी ओर अट्रैक्ट करें, लगातार आपका पर्स भरा रहे, लगातार आपके बैंक में पैसे आते रहें, लगातार आप इसकी एनर्जी को एंजॉय करें, तो तीसरी चीज है कि आप अपने एविडेंस को अभी तैयार करें माइंड के लिए। क्योंकि माइंड अगर एविडेंस को नहीं जानता तो फिर वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। एविडेंस का मीनिंग क्या है? यहां से आपको मान लेते हैं पूना जाना है मुंबई से, आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही रास्ते पर हैं? वेरी ट्रू, माइलस्टोन्स टेल अस कि वी ऑन द राइट पाथ और ऑन द रॉन्ग पाथ, यस और नो। सोचिए एक सेकंड के लिए कि उन माइलस्टोन्स को अगर मैं हटा दूं पूरी तरह से, एंड यू डू नॉट नो कि यहां पर जो लोनावाला आना था, यहां पर जो ढाबा आना था, यहां पर जो एक रिजोर्ट आना था, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं अब, विल यू रियली एंजॉय द जर्नी? And when you don't really enjoy the journey, it is the word of subconscious mind, means your subconscious mind is in confusion, yes or no। और कई बार आपने देखा भी होगा कि आप अपने ड्राइवर के ऊपर चिल्लाते भी हैं, अरे गाड़ी रोको, तुम कहां जा रहे हो, रोको इस गाड़ी को, पहले पूछो जा रहे हो कि हम कहां, हमें कैसे पहुंचना है। बिकॉज जितना दूर आप जा रहे होंगे उतनी ही आपकी एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है। भले ही आप सही रास्ते पर हो, पर एंग्जाइटी आप बढ़ रही है, हमेशा एक थॉट चल रहा है। सो क्या आपने ये तैयार किया है कि जो मैं रास्ता पकड़े हुए हूं उसके ऊपर वो एविडेंस आ रहे हैं जिनको हम पूरा कर रहे हैं? अगर नहीं तो फिर कैसे पता माइंड को? और माइंड को अगर नहीं पता तो वो आपकी एनर्जी को खत्म कर देगा और किसी भी वक्त वो आपका मूड खराब कर देगा। और जब भी आपने कई बार देखा होगा जो आप अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाते, कई बार आपको लगता है कि सुबह उठते हैं तो आपको लगता है यार आज मन नहीं कर रहा, कई बार ये लगता है कि यार मेरे अच्छी अपॉइंटमेंट तो मिल गया मुझे आदमी का, लेकिन यार मेरा मूड नहीं है आज, या आप जानबूझ के लेट हो रहे हैं, या आपकी नेचर बन गई है कि आप लेट हो रहे हैं, या ऐसा कुछ होता है कि उस वक्त आपका मुंह से वो सेंटेंस नहीं निकला जो रटा हुआ था और निकलना चाहिए था। याद रखिएगा इसके मीनिंग एक नहीं है, इसके मीनिंग यही नो है यहां पर, कि या तो वो पॉजिटिव नहीं गोल, या उसके एविडेंस क्लियर नहीं है, या फिर वो स्पेसिफिक नहीं है, या अभी 6-7 और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वो ये नहीं बताएगा कि मैं किस जगह आपको रोक रहा हूं, बस वो रोक देगा। और उसका रोकने का तरीका क्या है? एनी डे यू विल फील दैट यू हैव लॉस्ट योर मोटिवेशन। फिर आप क्या करेंगे कि नई शुरुआत करेंगे। कुछ दिन तक आप उसी तरह से एंजॉय करेंगे कि यार ठीक है, फिर आपके अंदर की एक वैल्यू और भी है कि आगे लाइफ में बढ़ना है, फिर एक नया गोल बनाएंगे। गोल को आप तैयार नहीं करेंगे उसके अनुसार, ना उसका वाई लिखेंगे, ना उसके पैरामीटर्स को चेक करेंगे, और सडनली फिर आपकी जर्नी वहीं से शुरू हो जाएगी और ये जर्नी चलती रहेगी, कभी ऐसे और ये 8 बनता रहेगा, कभी रिवर्स में और कभी सही में, और एक जलेबी बन जाएगी पूरी लाइफ की।
हर बार आपकी एक वैल्यू पूरी होगी कि एक बार छोड़ेंगे, एक बार पकड़ेंगे, एक बार छोड़ेंगे, एक बार पकड़ेंगे, एक बार छोड़ेंगे, एक बार पकड़ेंगे, और किसी भी जगह हम अपनी एविडेंस को क्लियर ही नहीं कर रहे हैं. सो हाउ विल यू कम टू नो दैट यू आर अर्निंग 10 लाख रुपीज? इस साल अगर 10 लाख रुपए आप कमाना चाहते हैं, या 20 लाख या 1 करोड़, आपको कैसे पता चलेगा आर यू ऑन द राइट जॉब और राइट पाथ? ये आप तैयार करें, पहले से ही पता हो. और पता होने के लिए एनएलपी का एक ही वर्ड है, क्या? व्हाट वुड यू लाइक टू सी, व्हाट वुड यू लाइक टू हियर एंड व्हाट वुड यू लाइक टू फील. खत्म. ये 3 एविडेंस हैं आपके पास कि लोग कहेंगे भाई मजा आ गया आपका. यू आर, or you would like to see your child in a good school, or would you like to see this particular car, or would you like to listen to this some wonderful sound, or would you like to feel this way? VAK. सो ये एविडेंस आप क्लियर करिए. और जब ये क्लियर कर रहे होंगे तो एक चीज खास होगी कि जैसे ही पहली एविडेंस आप पूरी कर रहे हैं, इमीडिएटली योर माइंड विल से वाओ आई एम ऑन द राइट पाथ, go ahead. Again, the second evidence is, found by you, and your mind says, wow, you are on the right track, go ahead. And every success is a celebration for you. फिर आप तीसरे एविडेंस को पूरा कर रहे हैं. Once again, your mind will say, wow, let us celebrate. और आपके पास एविडेंस ही नहीं है और आप चलते जा रहे हैं. And every time, where is your thought? यार रास्ता कहीं गलत तो नहीं है, यार कब आएगा, कब होगा, मुझे तो लगता नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ. और आपको लग भी रहा तो पीछे घर के लोग बैठे हुए हैं, वो धीरे से कहते हैं अभी तक कुछ हुआ जो आगे होगा, बिकॉज एविडेंस तो कुछ क्लियर नहीं है. सो एविडेंस बनाइए. अगर आप 30 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, सो ये पहले क्वार्टर का एविडेंस है, उसमें से भी ये पहले महीने का एविडेंस है, ये इस वीक का एविडेंस है. जब मैं इस काम को पूरा कर रहा हूँगा तो इसका मतलब है कि मैं अपने 30 लाख को पूरा कर रहा हूँगा. हम इस इंतज़ार करते हैं कि एक बार में 30 लाख आ जाएंगे. आ सकते हैं, आ भी सकते हैं. कोई दूर के नाना अचानक उनका दिल आपके लिए पसीज जाए, वो को ढूंढते हुए आपके शहर में आए और आपको 100-200 करोड़ रुपए देकर एवरेस्ट पर चले जाएं, पर चांसेस कम है. ऐसा एक्सीडेंट तो आता है, मिरेकल तो रेयरली आते हैं, वो तो क्रिएट करने पड़ते हैं. लाइफ इज वेरी अनइंटरेस्टिंग, यू नीड टू मेक इट इंटरेस्टिंग ईच डे. हर रोज आपको एविडेंस लेकर अपनी इस लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना होगा, अदरवाइज इट इज वेरी बोरिंग. You need to create the ways and methods to make it more and more interesting. You need to find the ways. You need to create the methods. एक तरीका यही है कि अचानक कुछ सोचो कि दूर के मामा अचानक आ रहे हैं, तेजी से दौड़ते हुए आए, वो आपका कान पकड़कर एक अदालत में लेके गए और आपके नाम 400 करोड़ लिख दिए और दौड़ते हुए चले गए. कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है. या किसी जगह आप जाएं, निकल रहे थे आप, जो अचानक एक बड़ा सा सदी का महानायक आए और वो आपका कान पकड़ के कहे ये जलसा तुम्हारा है. मुश्किल है, मुश्किल है, ठीक है ना. बाकी हमें करना होगा. तो एविडेंस उसके लिए जरूरी है. और ये एविडेंस के बाद आती है चौथी चीज, एंड दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज. एविडेंस के बाद चौथी चीज आती है, एंड दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज. जब भी आप अपने आउटकम की तरफ जाएं तो अपने रिसोर्सेज को देखें, चाहिए क्या. अगर रिसोर्सेज आपको क्लियर नहीं है तो आपका माइंड भाग जाएगा. यद्यपि मैं आपको एक एक्सरसाइज कराऊंगा इसी में कि आप अपने रिसोर्सेज को भी कैसे ढूंढे. इज दैट राइट? जब हम 5 खास लोगों के साथ बैठेंगे, आप अपने रिचेस्ट फ्रेंड्स के साथ बैठेंगे, भले ही वो अभी फ्रेंड ना हो, लेकिन आप देखेंगे कि वो आपके साथ बैठकर आपको कुछ सलाह देने के लिए तैयार हैं. दे कुड बी द रिचेस्ट पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस कंट्री, दिस सिटी, और मैं आपके साथ उसकी जर्नी करवाऊंगा. ठीक है.
लेकिन फिर भी अगर वो रिसोर्सेज आपको क्लियर नहीं है तो फिर आपका माइंड आपको उसी जगह से हटा सकता है। हटाने का तरीका मैंने बता दिया। किसी भी दिन आपका मन नहीं करेगा सुबह उठने के लिए, किसी भी दिन मन करेगा कि यार नहीं आज नहीं मिलना, क्यों? उसे आप क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कि नहीं सर मेरा आज कॉन्फिडेंस लेवल कम था, मेरे अंदर आज वो एटीट्यूड नहीं बना, आज मेरे सर में दर्द हो गया, सर आज मुझे एंग्जाइटी सी हो रही थी, सर आज धूप ज्यादा थी, आज बरसात ज्यादा थी, सर अभी रक्षाबंधन आ रहा है। ये सारी एक्सक्यूजेज इसलिए आ रही हैं क्योंकि हो सकता है कि आपका चौथा पैटर्न, चौथा पैरामीटर अभी कमजोर है। और रिसोर्सेज में क्या हो सकता है? आपके लिए पैसा हो सकता है, यस। रिसोर्सेज में क्या हो सकता है? आपकी टीम हो सकती है कि क्या टीम चाहिए, आपके लिए ऑफिस रिसोर्स है आपका, राइट? आपका कम्युनिकेशन ये आपका रिसोर्स है। आप खुद देखिए आप किस काम को पूरा कर रहे हैं। आप एक ट्रेनर बनना चाहते हैं, अगर मैं अपने आप को देखता हूं तो मुझे क्या रिसोर्स चाहिए? मुझे टीम चाहिए, मुझे स्किल चाहिए कि मैं मार्केटिंग कैसे करूं, मुझे अपनी स्किल चाहिए कि मैं लोगों के साथ कैसे जुड़ जाऊं, मुझे उनके साथ रेपो एस्टेब्लिश कैसे करनी है, और मुझे ऐसा कंटेंट कैसे तैयार करना है जो उनके दिल तक जाए, ना कि उनके दिमाग तक जाए, क्योंकि दिमाग में तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन बैठे हैं, लेकिन दिल तक अगर बात कही तो फिर नेचुरली मेरा प्लेसमेंट डिफरेंट होगा। उन चीजों को पूरा करने के लिए मुझे कौन सी किताबें चाहिए, उन किताबों को मुझे कितनी बार पढ़ना होगा, उन किताबों को पढ़ने के लिए मुझे कौन सी डिक्शनरी की जरूरत पड़ेगी, उनको समझने के लिए मुझे किसको अपना मेंटोर बनाना होगा, कौन सा सिटी से शुरुआत करूं, उस सिटी में मेरा पैसा कितना खर्च होगा, अगर वो खर्च नहीं हुआ तो व्हाट इफ क्या है, मेरे पास उसके बचने का तरीका क्या है। ये सारे रिसोर्सेज आप लेकर चलेंगे तभी तो आपका माइंड आपसे कहेगा गो अहेड, अदरवाइज वो कहेगा रुक, आपकी प्लान ठीक नहीं है। हाँ, यद्यपि मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे अपने रिसोर्सेज को ढूंढें, जिसमें मैं आपके साथ वॉल्ट डिज्नी एक्सरसाइज कराऊंगा, और वह 5 खास लोगों के साथ एक एक्सरसाइज करवाऊंगा आपके साथ बैठाकर, जिसमें आप अपने रिसोर्सेज को भी ढूंढ सकते हैं। आई हैव डन इट। इसलिए कह रहा हूं कि जो भी मैं आपको सिखाऊंगा वो मैंने एक्सरसाइज की हुई है। ज्यादातर ट्रेनर्स की प्रॉब्लम ये होती है, दे आर वाइज फॉर अदर्स, ठीक है। और मैंने ये कहा था कि जिस एक्सरसाइज को मैं कर लूंगा वही मैं सिखाऊंगा, और मेरे मेंटर ने भी ये कहा, जिस एक्सरसाइज को तुम सिखा रहे होगे अगर लोग उसे सुन रहे हैं तो समझ लीजिए वो तुम कर चुके हो, और लोग उसमें बीच में उठकर जा रहे हैं तो समझ लीजिए आप दिल से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आप ही उसके क्लाइंट नहीं है, ठीक है ना। और यही है दैट मेक्स द डिफरेंस। तो जब मुझे इस चीज के साथ जुड़ना है तो ये मेरा रिसोर्स हो चुका है, यस और नो। तो आप अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करिए, और रिसोर्स इकट्ठा करने के लिए कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी टेक्निक समझ लीजिएगा जो मैं सूरत में करवाई थी एक बार लोगों को। वहां पर एक आदमी थे, उसने कहा कि सर अचानक मेरे से पैसा ऐसा लगता है रूट गया है। मैंने कहा पकड़े गए, बस आप आ जाओ। और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 2 कुर्सी बिछाई, एक तरफ उसको बैठाया, एक तरफ उसके पैसे को। मैंने कहा आज इससे पूछो कि तुम मुझसे रूट क्यों गए, या तुम मुझसे पास क्यों नहीं आ रहे हो, डू यू वॉन्ट टू से समथिंग। उन्होंने ये मन ही मन सवाल पूछा, और मैंने कहा आप खड़े होकर पैसा बन जाओ, इस चेयर पर बैठ जाओ और इमेजिन करो यू आर द वेल्थ नाउ, एंड आंसर करो इस आदमी को। यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड। दैट मैन स्टूड विद अ जर्क। उसने कहा सर इट इज सेइंग लॉट ऑफ बैड थिंग्स टू मी, बिकॉज इस आदमी ने किस तरह से टॉर्चर किया है पैसे को। इसके पास आ सकता है कोई, ये आने लायक है। पहली बार उसके सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू को पहली बार उसने जनरेट किया। ये एक्सरसाइज मैं आपके साथ कर सकता हूं। मैं उसे 3rd प्लेस पर लेके गया। नाउ बिकम एन ऑब्जर्वर एंड सी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। आपकी बीमारी के कुछ भी नहीं है, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है आपका ही जो बीमारी के रूप में आया हुआ है। कभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। जब मैंने कहा था योगिता से कि मिल के जाना, एक पॉइंट ऑफ व्यू निकलवाएंगे, बीमारी कुछ कहना चाहती है आपसे, और याद रखिएगा पैसा भी कुछ कहना चाहता है, और वो आपको ऐसी सी बातें कहेगा कि बचपन से क्या सुनते आए हो, क्या फॉलो करते आए हो, कितनी बार मैं तुम्हारे पास आया हूं, किस तरह से रखते हो, किस तरह से मेरी इंसल्ट होती है, किस तरह से मुझे बर्बाद करते हो, किस तरह से मेरे द्वारा रिवेंज लिया जाता है। अगर मैं आपके घर आऊं और आप मुझे किसी के साथ रिवेंज लेने के लिए यूज करें, विल आई कम बैक टू यू?
बहुत बार ऐसा हुआ है कि पैसा इसलिए आप कमा रहे हैं कि किसी से बदला, किसी को दिखाएंगे। देखो, पैसे का आंसर ये है कि जब भी आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बैठेंगे, वो वहीं से आप ही बैठे हो, जो आपने कभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को नहीं देखा, आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। तो आप खुद को ही देखते हो कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग इन लाइफ। इसीलिए यदुकृष्ण मूर्ति ने कहा है, ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर समटाइम्स, ऑब्जर्व योर सेल्फ समटाइम्स एंड देन बिकम द ऑब्जर्वर हु इज ऑब्जर्विंग द ऑब्जर्वर इवन। तो आप ही अपनी आप को डिफरेंट पोजीशन से देखिए, व्हाट आई एम डूइंग, जो मैं अभी कराऊंगा इकोलॉजी पे सबको। So you want to start anything, you want to start your career, you want to make money, you want to be yesterday we were talking about outcomes, yes or no? Outcomes means कैसे हम अचीव करें वट एवर वी आर लुकिंग फॉर। जो पैसा आप कमाना चाहते हैं, जो वेल्थ आप क्रिएट करना चाहते हैं, जो आप सक्सेस के आपके आउटकम्स हैं, उनको कैसे अचीव करें कि, और उन्हें अचीव करने के लिए आप अपने माइंड को किस तरह से एंगेज करें कि आपका माइंड उसे एक फ्लो में, उसे एक एफर्टलेसली उस चीज़ को आपको गेन कराए। एफर्ट के साथ नहीं, एफर्टलेसली, यानी कि आप ऐसा लगे कि आप फ्लो में हैं। उसके लिए एनएलपी ने ये जो वेज या स्टेप्स एक्सप्लोर किए हैं, हम इनकी बात कर रहे थे। बात थी हमारा 5th पॉइंट था इकोलॉजी। इकोलॉजी, हमारे पास 2 तरह का ऑब्जेक्शन आता है जब भी आप कुछ करते हैं। तो आप, पहला ऑब्जेक्शन आता है इंटरनल ऑब्जेक्शन, यानी कि जब भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इंटरनल ऑब्जेक्शन आपको मना कर रहा है। हो सकता है वो कोई फीलिंग हो सकता है आपके पास कोई पास्ट की वैल्यूज़ हो, पास्ट की कोई बिलीफ हो, वो आपको रोक रहे हो। कॉन्शियसली आप मेहनत कर रहे हैं, कॉन्शियसली आप अपने टाइम पर काम को निपटा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। और कई बार मैंने देखा कि लोगों को पैसा उनके पास आ रहा होता है, बट दे आर नॉट एंजॉइंग देयर लाइफ। वो एंजॉय क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं उनका इकोलॉजी का इशू उनके पास है, यानी कि एक ऑब्जेक्शन वहाँ पर है जो उसे एंजॉय नहीं करने दे रहा। यानी कि वो एंजॉयमेंट की जो फीलिंग आनी चाहिए उसके लिए परमिशन अलाउ नहीं है, वो मिल ही नहीं रही है। तो इसके लिए जब भी वो आगे भी बढ़ रहे हैं तो दुनिया को तो लग रहा है कि आप बेहद खुश हैं, आप बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर इंटरनली आप जानते हैं कि यू आर नॉट फीलिंग ओके, राइट। और ऐसा लगता है कि मैं इस आउटकम को क्यों पूरा कर रहा हूँ। यदि भी हो सकता है कि आपके पास कोई एक्सटर्नल प्रेशर हो जिसकी वजह से आप उस आउटकम को पूरा भी कर लेते हैं, लेकिन इंटरनली आप कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जो वैल्यूज़ आपने डाली हुई है। इसलिए इकोलॉजी को अपने पक्ष में लेना जरूरी है। वंस इकोलॉजी इज देयर, आपका इंटरनल क्रिटिसिज्म बंद हो जाता है, और जैसे ही आपका इंटरनल क्रिटिसिज्म बंद होगा तो आप एक फ्लो के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और अगर इंटरनल क्रिटिसिज्म जारी है तो फिर आप इस तरह से काम कर रहे हैं कि आप एक तरफ से आपको खींचा जा रहा है और एक तरफ आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। आप कभी भी ऐसी मैराथन को एंजॉय नहीं करेंगे जहां पर आप बंधे हुए हो, राइट। सो इसमें 2 तरह का इकोलॉजी होती है। नंबर 1 इंटरनल इकोलॉजी, अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं तो व्हाट आर द पेन्स दैट आई मे टेक, व्हाट आर द इंटरनल ऑब्जेक्शन। उनको पूरा इंटरनल ऑब्जेक्शन को पाने के लिए मैंने आपसे कहा था कि अपने आप को पेश करना सीखो। पेसिंग का मीनिंग होता है कि आप खुद के वर्ल्ड में, अपने ही वर्ल्ड में एंटर करो एंड ऑब्जर्व योर सेल्फ कि अगर मैं ये कर रहा हूं तो मेरी फीलिंग्स, मेरी विजुअल्स, मेरी साउंड्स, उनकी क्वालिटी क्या है। कहीं कोई ऐसा तो नहीं मेरा पार्ट मना कर रहा है मुझे, मेरा इंटरनल पार्ट, मेरा माइंड का पार्ट, मेरा कोई वैल्यूज तो सामने नहीं आ गई है, मैं किसी चीज को खो तो नहीं रहा हूं अगर मैं इस आउटकम को पूरा कर रहा हूं। याद रखिएगा, फिर से सुनेगा इस सेंटेंस को। एक सवाल पूछिएगा, एम आई लूजिंग समथिंग इफ आई एम गेटिंग दिस मच। और अगर हाँ का जवाब आ रहा है तो उस इशू को रिजोल्व करना जरूरी है। उस इशू का रिजोल्यूशन कैसे होगा, उसको कैसे रिजोल्व कर लेंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक टेक्निक जिसका नाम होगा
पार्ट्स इंटीग्रेशन, उसको मैं आपके साथ करके दिखाऊंगा। नहीं तो आप कितना भी आप जानकारी रखें, कितनी भी आपकी विल पावर हो, जब भी आप विल पावर की बात करते हैं, लिसन टू मी, दिस वर्ड डजंट एग्जिस्ट एट ऑल। आप में से कई लोग एकदम से चौंक गए होंगे, ये क्या बोला मैंने। मैं फिर बोल रहा हूं, विल पावर नाम की कोई चीज नहीं होती और विल पावर कभी काम नहीं करती। लिसन टू मी नाउ, व्हाई आई एम सेइंग सो। आई एम गिविंग यू अ न्यू पर्सपेक्टिव। आपके पास दो तरह का माइंड है, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है अनकॉन्शियस माइंड। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सिगरेट पीने की लत पड़ गई है और मैं 40 सिगरेट डेली पीता हूं, उसकी वजह से मुझे एंजॉयमेंट मिलता है, स्ट्रेस फ्री हो जाता हूं, और ये पैटर्न मेरे सबकॉन्शियस पर पड़ चुके हैं। अब अगर मैं विल पावर लगाकर कॉन्शियसली सिगरेट को नहीं पी रहा हूं, तो मैं अपने आप को पेन दे रहा हूं कि प्लेजर दे रहा हूं? और याद रखिएगा, हमारा माइंड कभी भी पेन को लाइक नहीं करता, वो पेन को अवॉइड करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसीलिए विल पावर से जितने भी चेंजेस आते हैं वो 2 महीने से 2 साल के बीच में टूट जाते हैं। लेकिन अगला सेंटेंस मेरा ये है, विल पावर होती भी है। कहां होती है? लिसन टू मी नाउ। मुझे सिगरेट पीने की कोई आदत नहीं है, ना मैं सिगरेट पीता हूं, और ऐसे में आप मुझे सिगरेट ऑफर करते हैं। अब मैं अपनी विल पावर लगा सकता हूं कि मुझे सिगरेट नहीं पीनी है। यस और नो? विल पावर बेसिकली आपके कॉन्शियस माइंड का प्रोडक्ट है। तो अगर आपकी आदत अनकॉन्शियस में नहीं गई है, आपका इश्यू अनकॉन्शियस में नहीं गया है, तो आप उसे कॉन्शियसली हैंडल कर सकते हो अपनी विल पावर से। यद्यपि वहां कोई पावर की आवश्यकता नहीं है, एक स्मॉल विजडम इज एनफ। लेकिन आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनको ऑब्सेसिव डिसऑर्डर हो जाता है, कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाता है, बार बार ताला चेक करना है, बार बार हाथ धोना है, बार बार एक ही पैटर्न पर बात करते रहना है, बार बार उनकी पर्सनैलिटी शिफ्ट हो जाती है। उनसे आप कहिए कॉन्शियसली के विल पावर रखें, you will find that it doesn't work there because the patterns are deep down in the unconscious. इसका मतलब यह है कि अगर अनकॉन्शियस में कोई ऑब्जेक्शन पड़ा है पैसा कमाने के लिए, तो कृपया उसके साथ आज से बात करना शुरू करिए, उस इशू को रिजोल्व कर लिए। नहीं तो वो इशू आपको उसी जगह पर लाकर रख देगा जहां से आप चले थे। यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन। और फिर आप कहेंगे मैं मेहनत तो बहुत करता हूं पर मुझे लगता है कि मेरे लक में नहीं है। दूसरा इकोलॉजी का इश्यू है हमारा एक्सटर्नल। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग आपकी फैमिली में ऐसा मानते हैं कि अगर आप रिच हो गए तो आप उनको छोड़ देंगे? क्या कोई ऐसे फ्रेंड तो नहीं है अगर आपको लगता है कि अगर मैं रिच हो जाऊंगा तो वे लाइक नहीं करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कोई ऐसा आप काम कर रहे हैं पैसा कमाते हुए जो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो? ऐसा तो नहीं है कि जब पैसा कमा रहे हैं कोई चीजें आप अपनी कास्ट या रिलीजन के अगेंस्ट कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि जब आप पैसा कमा रहे हैं तो आपके पास जो जेंडर की वैल्यूज हैं कि इस लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कों को ये नहीं करना चाहिए, इस कास्ट में ये नहीं करना चाहिए, क्या ऐसी वैल्यूज तो आपके पास नहीं है? अगर हां तो ये आपका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का एक मिक्सचर आपके सामने पड़ा हुआ है। तो आपको एक रास्ता तैयार करना होगा कि ये एक्सटर्नल जो इकोलॉजी का इश्यू है इट शुड बी रिजॉल्व्ड। अदरवाइज ये आपके दिल के ऊपर एक बर्डन की तरह रहेगा कि आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं पर बर्डन के साथ बढ़ नहीं रहे हैं। इज दैट राइट? जब भी आप पैसे की बात करें तो एक सवाल पूछिए एक्सटर्नल वर्ल्ड में, how will it impact the significant people in my life? और यहां से दोनों जवाब आएंगे, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। और वो अगर नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है तो उस इश्यू को रिजोल्व करना जरूरी है। मान लेते हैं आप ये कहते हैं कि मैं पैसा कमाना चाहता हूं पर मुझे अब अपने परिवार को समय कम देना होगा, लेकिन समय तो बहुत जरूरी है। तो अगर इस इश्यू को आप रिजोल्व नहीं करते नए तरीकों से, आप कोई ऐसा तरीका नहीं निकालते हैं कि फैमिली आपको अलाउ करे इस पैसे को कमाने के लिए और वो मिस ना करें आपको, तभी आप इस पैसे का मजा लेंगे। वरना आपके पीछे एक माइंड के एक थॉट चल रहा होगा माइंड में कि आई एम नॉट ओके व्हाइल आई एम डूइंग इट। सो यानी कि आपकी पूरी जो पोटेंशियल है उसका प्रयोग नहीं हो रहा होगा।
इज दैट राइट? सो अब आपको दो जगह पेश करना है, एक इंटरनल वर्ल्ड में, और इमेजिन करिए आप एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी देखिए कि आपके चारों तरफ के लोग, इन केस यू आर ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, उनको कैसा लग रहा है? क्या वो कुछ लूज तो नहीं कर रहे हैं? और वो अगर लूज कर रहे हैं, ये ऐसा आपको लगता है, टॉक टू देम और टॉक टू योर सेल्फ, ताकि वो जो इश्यू है वो रिजॉल्व हो। अगर आपके पास इंटरनल इश्यू नहीं है तो आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। कोई भी इंटरनल इश्यू जरूर होगा, आपकी फैमिली का, आपके बिलीफ का, आपके सोच का, आपकी पहचान का, आपकी आइडेंटिटी का। और हम अब छठी चीज पर बात करेंगे इकोलॉजी के बाद, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ स्टेप जो है कि क्या पैरामीटर होने चाहिए कि हमारा माइंड हमें पूरी तरह परमिट करे कि हम अपने गोल्स को, अपने आउटकम को अचीव कर लें। तो अब हम सिक्स्थ स्टेप पर आ रहे हैं, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आउट ऑफ दीज 9-10 फैक्टर्स, राइट? द सिक्स्थ इज आइडेंटिटी। इसे आपको समझना होगा। जब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो ये बेसिकली नाउन है और ये इसकी वर्ब है, इसका एक्शन है आइडेंटिफाई। यहां से आप और अच्छी तरह से समझ लेंगे। आइडेंटिफाई इज द वर्ब या एक्शन वर्ड, ये क्रिया है। आइडेंटिफाई करना किसी को या किसी के साथ, राइट? इसे इस तरह समझिए कि अगर आप बैठे हैं और आप एक मेल हैं, तो सोचिए कि आपके सामने चार लेडीज बैठी हैं। मान लेते हैं एक आपकी मदर है, एक वाइफ है, एक सिस्टर है और एक बेटी है, और आप एक मेल है नेचुरली। तो अब आप इन चारों लोगों के साथ जब बातें करेंगे तो किस तरह से बातें करेंगे? नेचुरली मदर के साथ एक बेटा बनकर बात करेंगे, पर वो रिश्ता अब पत्नी के साथ तो नहीं रहेगा। जैसे ही आप पत्नी के साथ बात करेंगे तो अब आप उसे किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो आपकी पत्नी है, आप उसके हस्बैंड हैं। सो इमीडिएटली ये आइडेंटिटी, यानी कि ये आइडेंटिफाई करने की जो क्वालिटी है, इमीडिएटली आपको बताएगी कि अब आपका रोल क्या है, आप क्या बातें कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, यस और नो। सो आपकी आइडेंटिटी ये बता रही है उस वक्त कि पति होकर आप ये बातें कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कर सकते। और जैसे ही आप तीसरी लेडी की तरफ जाते हैं, वो आपकी सिस्टर है, तो वहां आप उस लेडी को किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं? दैट शी इज माई सिस्टर, यस और नो। अब आप ना तो उसे उस तरह से बिहेव करेंगे जो मदर के साथ कर रहे हैं या जो पत्नी के साथ कर रहे हैं, उसे अब आप बिहेव करेंगे एक भाई की तरह, यस और नो। यानी कि हर वक्त आपका रोल कौन तय कर रहा है? आप किस पहचान को जी रहे हैं। सो आइडेंटिटी और पहचान उस वक्त में जो तैयार करती है कि आपका रोल क्या होगा और उस रोल की इंटेंसिटी क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे दुनिया में भूखे रहते हैं शाम को। आप उनके साथ किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं? इसकी क्वालिटी बहुत ही पुअर है। पर थिंक फॉर ए सेकेंड कि आज आपका बच्चा भूखा है। कैन यू स्लीप नाउ? नो, यू कैन डू एनीथिंग। सो यहां पर आपकी जो इंटेंसिटी है उसके साथ यह भी तय कौन कर रहा है? आइडेंटिटी। यानी कि आप उसके साथ किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल यही चीज शुरू होती है आपके आउटकम के लिए। जो आपका आउटकम है पैसे का या वेल्दी बनने का या रिच बनने का, क्या आपके पास एक क्वालिटी है आइडेंटिफाई करने की उस गोल को, या आपको पता ही नहीं? और आज इस स्टेप पर हम एक बार फिर नए तरीके से काम करेंगे इस स्टेप पर, और आप अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू करें उस गोल के साथ जो आपके लिए, जो आपने बनाया है। और आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपली मैं आपको एक छोटा सा टेक्निक बता रहा हूं। ये एनएलपी की टेक्निक है। इससे पहले मैं समझाऊंगा आपको।
आप किसी भी आदमी के बारे में सोचिए जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, आपकी फैमिली में जिसको आप बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, आपको याद भी आ गया होगा, यस और नो? खुली आंखों से ही उसके बारे में सोचिए। जो सवाल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपको जवाब नहीं देना, सिर्फ सोचना है। जब आप इस आदमी के बारे में सोचते हैं तो क्या पिक्चर कलरफुल है कि ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लर्ड है कि क्लियर है, दूर है कि नजदीक है, 3 डायमेंशनल है कि सिर्फ फोटो की तरह दिखाई दे रही है, पैनोरमिक है कि एक छोटे से फ्रेम में दिखाई दे रही है, सामने है या कहीं दूर दिखाई दे रही है, क्या इसमें कोई साउंड भी है, क्या इसको जब सोच रहे हैं आपको कोई फीलिंग आ रही है? और आपके जवाब मैं बताता हूं कैसे होंगे। अधिकांश लोगों के लिए ये पिक्चर कलरफुल होगी, कलर्स ब्राइट होंगे, पिक्चर सामने होगी, चलती फिरती होगी और ऐसा लगेगा बिल्कुल लाइव है। इसमें आप अपने आप को देख रहे होंगे, इसकी आवाज़ें भी आप सुन सकते हैं, इस आदमी की वो आवाज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी और इसको आप फील भी कर रहे हैं इनके साथ जो आपका लव है या रेस्पेक्ट है। नाउ थिंक ऑफ अ पर्सन, एक ऐसे आदमी के बारे में सोचिए जिसके लिए आप ज़्यादा कंसर्न्ड नहीं है, कोई दूर का रिलेटिव है, कोई पुराना फ्रेंड है, कभी मिला नहीं, उस आदमी के बारे में सोचिए जिसके लिए आप इंडिफरेंट है। मिल गया तो हेलो हो गई, नहीं मिला कोई बात नहीं। और आप देखेंगे कि इन दोनों लोगों के बीच में जो इमेजेस की क्वालिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है, यस और नो? आप पाएंगे कि जिस आदमी को हम प्यार करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, वो ब्राइट है, नजदीक है, कलरफुल है, और जो आदमी जिसके लिए हम इंडिफरेंट हैं वो ब्लर्ड सी कोई पिक्चर है, कहीं छोटी है या स्टिल है, पिक्चर में जो कलर्स हैं वो भी ब्राइट नहीं है और वो म्यूट सी है, साइलेंट सी है। याद रखिएगा, ये जो क्वालिटी का डिफरेंस है यही तय करता है कि किस आदमी के साथ किस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं। जिन चीजों के साथ आप आइडेंटिफाई करते हैं वो हमेशा नजदीक, कलरफुल, ब्राइट, मूवी के रूप में दिखाई देती है, उसमें आप हमेशा होते हैं, राइट? और इसे पूरा करने के लिए आपको एक रोल या आपको एक और मैं छोटा सा तरीका बता रहा हूं, सब लोग करके देखिएगा। अगर आप किसी भी आउटकम के साथ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, आउटकम यानी कि जो रिजल्ट है उसके साथ अगर आप गहराई के साथ अपने माइंड को उसके साथ जोड़ना चाहते हैं तो मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं, बहुत छोटा सा तरीका है। सब लोग आपका एक नाम है और अपने ही मन में पुकारिए, माई नेम इज, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज राम, तो मैं पुकार रहा हूं माई नेम इज राम वर्मा। इमेजिन करिए कि आपके सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं और आप उन्हें अपना नाम बता रहे हैं और एक आवाज क्रिएट करिए, माई नेम इज राइट। ये आपने एक साउंड सुनी है अपने ही मन के अंदर। अब एक काम मैं आपके साथ और कर रहा हूं, वो ये है कि आपका जो नाम नहीं है उसे बोलकर देखिए। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज नॉट मोहन, तो मैं कहता हूं माई नेम इज मोहन नाउ। बोलकर देखिए तो आप चौंक जाएंगे कि इन दोनों क्वालिटी में आपके सर के अंदर जो साउंड्स हैं दोनों, इन दोनों की क्वालिटी अलग है, यस और नो? आप पाएंगे कि एक की टोनैलिटी डिफरेंट है, दूसरे की टोनैलिटी डिफरेंट है, एक में कन्विक्शन है, एक में डाउट है, एक की वॉल्यूम ऊंचा है, नीचा है, दूसरे का भी डिफरेंट है, यस और नो? आपने कभी सोचा है कि आपके माइंड ने ऐसा क्यों किया? सिर्फ साउंड तो क्रिएट करनी थी, लेकिन आपके माइंड ने इन दोनों को अलग अलग क्यों रखा? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पहले साउंड में माई नेम इज राम, उस साउंड में 100% बिलीफ था, उसके साथ आप आइडेंटिफाई करते हैं उस साउंड के साथ, यस और नो? लेकिन दूसरी साउंड के साथ माई नेम इज मोहन जो नहीं है मेरा, मैं आइडेंटिफाई नहीं करता, यस और नो? सोचिए कि जहां पर मैं अपनी साउंड के साथ आइडेंटिफाई करता हूं, मैं माई नेम इज राम, और मैं वहां ये डाल दूं that I am healthy, energetic, young, I am becoming rich and I am earning this much money, and my mind will take it as a belief, and when it takes it as a belief it will work for me, yes or no? And now I have started identifying with this particular belief. लेकिन अगर मैं जहां पर मेरी साउंड आ रही है माई नेम इज मोहन, मैं उस जगह ये डाल दूं जो मेरे पास नेगेटिव बिलीफ है,
दैट आई एम ब्रोक, पीपल से दैट मैं पैसा नहीं कमा सकता, या मैं इस पर्टिकुलर बीमारी का मरीज हूं, डॉक्टर कहते हैं, उस जगह पर ये डाल दीजिए माय नेम इज मोहन की जगह, तो इमीडिएटली आपका माइंड उस बिलीफ को, जो बिलीफ आपने लिया हुआ है, उस बिलीफ को अब वो आपका इंटरनल वर्ल्ड में आइडेंटिफाई करेगा कि ये डाउट है, और डाउट पर कभी भी वो सीरियस नहीं होता।